हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज आवर चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 11 फिजिक्स। तो ये जो चैप्टर है ना, पूरी तरह से एकदम बेसिक है। आपको सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको पढ़ना जरूरी है बिकॉज में एक दो चीजें ऐसी हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना, और आपको लाइफ टाइम काम आने वाली हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो हर एक चीज को डिटेल में, बहुत डिटेल में देखना पसंद करते हैं, एकदम आपको कोर कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, और आप चाहते हैं, आप जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको फिजिक्स टफ लग रही है, हाँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप चैनल पर जाएं और क्लास 11 फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है एक बार उसको विजिट करें। बिकॉज आपको चैनल पर एक टॉपिक की दो वीडियोस मिलेंगी। एक वीडियो होगी एकदम डिटेल्ड वीडियो, जिसकी जो ड्यूरेशन हो सकती है 30 मिनट से 50 मिनट हो सकती है, और एक वीडियो जिसमें सिर्फ हम काम की बात करेंगे, है ना, जिसकी लेंथ 10 मिनट मैक्स टू मैक्स 15 मिनट होगी, तो वो रखेंगे। तो इसी तरह से फिजिकल वर्ल्ड ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूं ऑलरेडी डिटेल में, बट आप अगर इसको एकदम शॉर्ट में खत्म करना चाह रहे हैं तो आज की इस वीडियो को देखिए, आपको एकदम फील आएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये अपनी कॉम्पैक्ट सीरीज, जिसमें आपको हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो एकदम शॉर्ट में मिलेगी। बाकी अगर आप जेई नीट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाह रहे हैं, फिजिक्स में आपको डर लग रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और क्लास 11 फिजिक्स को एक बार टच करें। नाउ अब आते हैं बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस क्या होती है। तो देखो, साइंस क्या है एक्चुअल में, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज एंड फेनोमेना। तो भाई, आप इस नेचर में जो कुछ भी देख रहे हो, वो उसकी ऑर्गेनाइज स्टडी करना या कि सिस्टमैटिक नॉलेज रखना साइंस कहलाता है ना। देखो, नॉलेज एंड साइंस में एक डिफरेंस होता है। नॉलेज एंड साइंस में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कहा भाई ये कार है, और ये कार जो है ये कार इतने की आती है, इसमें इतने पैसेंजर बैठते हैं, ये आपको 1 घंटे में यहां से यहां पहुंचा देगी, ये आपकी नॉलेज है। बट ये कार आगे ही क्यों बढ़ती है, इसमें इंजन किस तरह से काम करता है, इसकी स्टीयरिंग किस तरह से काम करती है, कौन कौन से लॉ होते हैं जिनके प्रिंसिपल पर एक कार आगे बढ़ पाती है, तो ये सिस्टमैटिक स्टडी करना, ये साइंस कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए, वन कैन नो द एक्ट, काम क्या हो रहा है ये जान सकता है, उसको पर कहते हैं नॉलेज। बट रीजन बिहाइंड द लॉज, रीजन बिहाइंड द एक्ट इज कॉल्ड साइंस। तो आप समझिए कि आपको ऊपर से कोई भी जानकारी, आप उसको नॉलेज की कैटेगरी में रख सकते हैं, बट सिस्टमैटिक नॉलेज होना साइंस कहलाता है। क्लियर नाउ, आगे बढ़ते हैं। साइंस को बेसिकली हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ना। एक होता है आपको बायोलॉजिकल साइंस और एक होता है आपको फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस नंबर 1। देखिए, तो बायोलॉजिकल साइंस बेसिकली डील करता है लाइफ के साथ, बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स के साथ। अब बायो की भी मेन जो फेमस जो दो ब्रांचेस हैं, उसको हमने कहा बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम पढ़ते हैं बेसिकली प्लांट किंगडम के बारे में, इसकी स्पीसीज के बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में, जबकि जूलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस हो गया, एक फिजिकल साइंस हो गया। नाउ फिजिकल साइंस की भी 2 मेन ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस तो बहुत होती हैं बट 2 मेन ब्रांचेस हैं, एक है आपकी फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री। तो फिजिक्स के अंदर हम डील करते हैं बेसिकली जो भी हम नेचर में जो देख रहे हैं, नेचर के लॉज जो हैं, नेचर के अंदर क्या क्या फेनोमेना हो रहा है, चाहे वो कोई फेनोमेना, चाहे दिन और रात का होना, बिजली गिरना, है ना, बारिश होना, ये सारी की सारी हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो फिजिक्स के अंदर बेसिकली हम डील करते हैं टाइम के साथ, स्पेस, एनर्जी, मैटर, ये सारी की सारी चीज, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब कुछ फिजिक्स के अंदर आएगा। नाउ एस्ट्रोनॉमी मुझे कहना चाहिए, ठीक है। नाउ तो हमारा जो है नेक्स्ट है केमिस्ट्री। आपको अभी एग्जांपल देता हूं। केमिस्ट्री डील करता है कंपोजिशन के साथ, कि भाई इस दुनिया में कोई भी सब्सटेंस है वो किस तरह से बना हुआ है, ये केमिस्ट्री के अंदर आता है। क्या केमिकल फॉर्मूला है, कौन कौन से एलिमेंट उसके अंदर हैं, ये सारी चीजें, उसका स्ट्रक्चर क्या है, चीजों में रिएक्शन कैसे होते हैं, ये सारी चीजें केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। जैसे अगर आप प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, प्लैनेट्स के बारे में, तो भाई ये प्लैनेट जो है ये फिजिक्स की कैटेगरी में आएंगे। प्लैनेट्स की स्टडी करना, ये कैसे घूम रहे हैं, क्या लॉज है, ये सारी चीजें फिजिक्स के अंदर आएंगे। बट ये प्लैनेट कि केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्या क्या केमिकल सब्सटेंसेस इसके अंदर हैं, इस पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, इस मिट्टी के अंदर, इस वाटर के अंदर क्या क्या है, वाटर का मतलब यहां पर अगर लिक्विड प्रेजेंट है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीजें आपको किसके अंदर पढ़नी पड़ेंगी, केमिस्ट्री के अंदर, है ना। तो केमिस्ट्री बेसिकली डील्स विद कंपोजिशन व्हाइल फिजिक्स डील विद नेचुरल फेनोमेना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन लॉज एंड थ्योरी। तो आपने स्टार्टिंग से कई बार पढ़ा होगा, लॉ होते हैं, थ्योरी होते हैं। आज हम इनका एक्चुअल मीनिंग और डिफरेंस जान लेते हैं। एक्चुअल में देखो, लॉ क्या होता है। लॉ आप ये मान के चलिए, लॉ ट्रुथ है, ठीक है, एकदम कोई भी रूल। लॉ क्या है, लॉ कोई भी रूल जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो आपका लॉ है।
लॉज आर नेचुरल लॉज दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। क्लियर? जैसे कि हमारा जो है ना हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रूल नहीं तोड़ सकते, अगर रूल तोड़ोगे तो आपने कभी लॉ तोड़ दिया है ना, जो रूल्स फिक्स है हम उसको लॉ कह देते हैं। इसी तरह से नेचर के कुछ रूल फिक्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई ये सन है, सन के अराउंड बाकी सारे प्लेनेट जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो बाकी सारे प्लेनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या एक रूल है, ठीक है, कोई भी प्लेनेट इस रूल को तोड़ता नहीं है, तो ये क्या है, मैंने कहा कि भाई इसको मैंने कह दिया लॉ। ठीक, अब ये प्लेनेट कौन कौन से फोर्सेस के कारण जो है इसके चक्कर लगा रहे हैं, क्या रीजन है, क्या एक्सप्लेनेशन है इसके अराउंड चक्कर लगाने का, इसको हम कहते हैं थ्योरी। तो बेसिकली आप जानेंगे लॉ क्या है, लॉ कुछ रूल्स हैं जो कभी ब्रेक नहीं होते, जबकि थ्योरी क्या है, थ्योरी इज द एक्सप्लेनेशन टू दैट रूल्स। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज हो रही है, ये कोई भी चीज अगर हो रही है तो ये किसके अंदर आएगी, ये आएगी लॉ की कैटेगरी में, लेकिन क्यों हो रही है इसका रीजन देना आएगा थ्योरी की कैटेगरी में। ठीक है, लॉज डू नॉट चेंज विद टाइम वाइल थ्योरी, एक्सप्लेनेशन बदलते रहते हैं। आज हो सकता है कि आपने कोई भी लॉ दिया, ठीक है, कोई लॉ, अब ये क्यों हो रहा है, जरूरी नहीं कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, बहुत सारे जो है फेनोमेनाज होते हैं। अब काफी सारे फेनोमेनाज जो हो रहे हैं, आज हो सकता है कि रीजन साइंटिस्ट ने कुछ और दिया, अब 200 साल बाद कुछ नई चीजें पता पड़ गई, तो लॉ तो क्या हो गया कि रीजन जो है बदल गया, बट जो मेन चीज है वो रही ही। ठीक है, तो आप समझ गए कि लॉ कभी बदलते नहीं, जबकि थ्योरी हमेशा मतलब टाइम के साथ साथ फ्रेश एविडेंसेस के आ जाने से थ्योरीज कैन बी मॉडिफाइड, बदल सकते हैं, ये नहीं कि हमेशा बदलेंगे। देख जैसे कि एग्जांपल दे दिया मैंने, प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं भाई सन के, ये क्या है, ये लॉ है, जबकि क्यों लगा रहे हैं, कि क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये इसका रीजन जो देना वो थ्योरी के अंदर आता है। नाउ अब थ्योरी अगर आपको प्रिपेयर करनी है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी नई थ्योरी देना चाहते हैं, तो क्या आपके क्या स्टेप्स होंगे थ्योरी को बनाने के लिए, तो देखिए बेसिकली इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड टू प्रिपेयर अ थ्योरी। तो जब भी हम कोई थ्योरी बनाते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जैसे कि कंट्रोल, पहला काम होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट दैट मींस अगर आप किसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है कंट्रोल्ड वे में। कंट्रोल्ड वे का मतलब है कि फिजिक्स के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के या फिर नेचर के लॉज को फॉलो करते हुए, ऐसा नहीं कि आपने कभी भी कुछ भी कर दिया है ना। अगर आप किसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल्ड वे में एक्सपेरिमेंट करना है, इस तरह से कि भाई जो आपका एक्सपेरिमेंट है नेचर के लॉज को फॉलो करे। क्लियर है ना। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे आपने जैसे मान लो कि इस तरह से अपन देख रहे हैं कि रफ वे में हमने मान लिया कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये अपने मन से कुछ भी कर रही है बच्ची, ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट तो है, ठीक है, लेकिन थ्योरी बनाने का काम आएगा या नहीं आएगा इसको हम कह नहीं सकते। बट एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, तभी आप एक थ्योरी तैयार कर सकते हो सही तरीके से। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब है जैसे मान लो अब इसने कुछ कर दिया, अब ये उसको नोटिस ही नहीं कर पाई कि मैंने कर क्या पाया, ठीक है, यहां पे ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि भाई ये देख रहे हो आप आराम से सही तरीके से प्रॉपर वे में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि यहां पर अगर कुछ उनको ऑब्जर्व, यहां पर कुछ चेंजेस होंगे तो इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो पहला काम क्या है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करना। दूसरा काम है कि जो भी यहां पर हुआ, जो भी यहां पर हुआ, उन्होंने क्या कर लिया कि भाई इन सारी चीजों को नोट कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि भाई ठीक है। तो पहला काम है एक्सपेरिमेंट करना, दूसरा काम है ऑब्जर्व करना, ठीक है, मतलब उसको स्टडी करना क्वांटिटी के फॉर्मेट में, क्वालिटी के फॉर्मेट में, ठीक है ना। चलिए ना, तीसरा काम है कि जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पर आपको एक मैथमेटिकल मॉडल या कहीं फॉर्मूला वगैरह तैयार करना होता है, ठीक है, सो दैट अगर ये चीज दोबारा से हो तो हम इसको कैलकुलेट कर पाए। नेक्स्ट जो होता है वो होता है प्रिडिक्टिंग न्यू फेनोमेनाज। आपने फॉर्मूला बना दिया, अब इसके बेसिस पर क्या क्या फेनोमेनाज और हो सकते हैं यह आपको बताना है, ठीक है, प्रिडिक्टिंग न्यू फेनोमेनाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आपने जो ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पर कौन सा फेनोमेना आप देख पा रहे हैं वो आपको बताना है। और जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है मॉडिफिकेशन। ऐसा नहीं कि भाई आपने कहा कि मेरी थ्योरी है तो अब इसको कोई बदल नहीं सकता, तो ये मॉडिफिकेशन करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रेश एविडेंसेस। जैसे जैसे आप नए सबूत देखते हैं तो आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट होता है कि बेसिक क्वेस्ट ऑफ साइंस। व्हाट आर द बेसिक क्वेस्ट? क्वेस्ट का मतलब होता है क्यूरियोसिटी, है ना, क्यूरियोसिटी या फिर आप कहें क्यूरियोसिटी या फिर कहें जिज्ञासा। तो साइंस हमेशा दो चीजों पे काम करता है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफिकेशन इज द एक्ट ऑफ यूनिफाइंग, चीजों को एक बनाना। दैट मींस आपके पास बहुत सारे आप लॉज जानते हैं, है ना, तो आप क्या करें, या फिर बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो आप उन थ्योरी के बेस पर कुछ एक ऐसा फेनोमेना या एक ऐसा लॉ तैयार कर दें जो कि आप हर जगह अप्लाई कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब आप इस लॉ को हर जगह अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो प्लैनेट्स की बात करें वहां पर, या फिर आप वॉकिंग की बात करें, चलना फिरना है वहां पर, या फिर आप कहीं भी बात करें, है ना। तो ये जो एक्शन, एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अगर आप दीवार से भी टिके हो तब भी आप पर, आपने एक्शन किया उसने रिएक्शन किया, अगर आपने एक बॉल दीवार में हिट की, ये बॉल वापस आई तो ये भी एक्शन रिएक्शन हुआ। तो समझे, तो एक्चुअल में क्या है कि जो एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे फर्स्ट लॉ हो सेकंड लॉ। तो क्या है कि भाई ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो अपन ने क्या बोला, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब है कि आप एक लॉ को कई सारी जगहों पर अप्लाई कर सकें, इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। दैट मींस आपने अलग अलग जगह को सिर्फ एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दिया, इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। तो साइंस हमेशा क्या करती है, चाहती है कि भाई यूनिफाइड हो जाएं चीजें, ताकि हम बहुत सारी चीजों को सिर्फ एक लॉ से, है ना, या कम से कम लॉ से उसको एक्सप्लेन कर पाएं। काफी सारे फेनोमेना को ना। दूसरा होता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब है कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, एकदम सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, फिर आप सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स, जो कि काफी बड़ी ब्रांच है, अगर आपको उसको समझना है तो पहले अगर आप एटम को क्लियर कर लें, है ना, तो आप आधा थर्मोडायनेमिक्स अपने आप सीख जाएंगे। क्लियर, इसको ऊपर बोलते हैं रिडक्शनिज्म, रिड्यूस करना। नाउ आते हैं भाई इस चैप्टर के सबसे मेन पॉइंट पर, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस। तो भाई देयर आर बेसिकली टिल नाउ, जो अभी तक सही तरीके से प्रूव हो चुके हैं, भाई 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर के अंदर। 4 फंडा, वैसे तो फोर्सेस कई सारे होते हैं, बट कई सारे फोर्सेस को क्लासिफाई किया 4 पार्ट में। तो फर्स्ट हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। थर्ड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आप यहां पर लिखें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। नाउ फोर्थ हो गया आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। देखिए ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशन फोर्स वो लगता है 2 मासेस के बीच में। फॉर एग्जांपल, अगर आप हैं और कोई प्लेनेट है, ठीक है, तो आपके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, या फिर कहें भाई 2 ऑब्जेक्ट कोई भी हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जस्ट बिकॉज उनके पास मास है। ग्रेविटेशन में आप सारी चीज एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। दैट मींस अगर 2 पत्थर रखे हुए हैं तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, बिकॉज उनके पास मास है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो भाई आप यहां पर ध्यान दें कि चार्ज्ड पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। नाउ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर, कहां लगता है, इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स होता है और इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर, इससे कम डिस्टेंस होगी तो लगेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर कंटीन्यूअसली कन्वर्जन चल रहे होते हैं, ठीक है, कंटीन्यूअसली कन्वर्जन चल रहे होते हैं। तो कन्वर्जन चलते हैं तो इसी न्यूक्लियस में से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो हमने कहा कि भाई इसको हमने बीटा डिके कह दिया। तो इस तरह से जो डिके होती है, रेडियोएक्टिव डिके होती है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स जब बाहर निकल के जाते हैं तो हम कहते हैं भाई इस न्यूक्लियस ने उसको सही से नहीं पकड़ पाया, और ये जो फोर्स होगा इसको हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिकली आप कह सकते हो फोर्स ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर, तो आपको आई होप ये समझ आया होगा। इसके बाद क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी दी हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो सभी लेक्चर्स सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट आप विजिट करिए, वहां पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप टॉपिक नेम के बाद अभिषेक साहू लिखें, आपको बाकी सभी टॉपिक जो भी आप ढूंढेंगे वो आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कितनी सही लगी। थैंक यू गाइज।